न्यूज़ मेकर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस मुसलसल बेकाबू हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4131 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में मरीजों की तादाद 80,000 से तजावुज़ कर गई है। मौजूदा हुकूमत समेत किसी हुकूमत ने तालीम, सेहत समेत किसी शोबे पर सरमायाकारी तो की नहीं, लेकिन अब तवक्को लगा ली है कि अवाम खुद एहतियात करें। क्या ये रवैया दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एहतसाब का नारा लगाकर हुकूमत संभाली, अवाम ने तवक्कुआत भी लगाई, लेकिन जब इस मामले में मायूसी हुई तो भी पीटीआई ने अपनी तवज्जो इसी मामले पर मरकूज कर रखी है। एक तरफ तो ये मामला है, तो दूसरी तरफ अवाम ये चाहते हैं कि हुकूमत अभी पहले सेहत और फिर मईशत के शोबों पर तवज्जो दे ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आए। क्या हुकूमत को ऐसा ही करना चाहिए? आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की है, तो दूसरी तरफ नायब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया है। क्या नायब की सारी तवज्जो सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं पर ही है? मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराई देती हूँ। तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके साथ नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अनीका अंसार ने भी हमें ज्वाइन किया है और तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ कामरान यूसुफ भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म समेत जो हुकूमती वज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वो ये कहते हैं कि अवाम एहतियात करें। वज़ीर इमरान खान ने इस बारे में क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इफ़ेक्टेड हैं और सारी कौम मिल के फैसला करे कि हमने इस मुश्किल वक्त का सामना करना है। लेकिन क्योंकि ये वायरस इस साल तक हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसके बाद वैक्सीन निकलाएगी। मुश्किल वक्त का सामना करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, आपने मुलाहिजा किया। हमारा आज का सवाल ये है कि कोरोना के बढ़ते केसेस, क्या जिम्मेदारी का सारा मलबा अवाम पर डालना फ़राइज़ से पहलू तही नहीं होगा? नासिर बेग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि एक लंबा पीरियड चाहिए, तो कोई नई बात नहीं है बिल्कुल। जब वुहान में ये बात हुई थी और बात पहुंचती यूरोप तक, तो वहाँ अंदाज़ा हो गया था। उस वक्त इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 18 महीने चाहिए होंगे हमको वैक्सीन में, और जब वैक्सीन बन जाएगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइम चाहिए होगा आपको, वो अलग है। वो वैक्सीन आपको बना के फ़ौरन पाकिस्तान के हवाले नहीं कर देंगे। पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते उसको 6-7 महीने लगेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में और उसकी फ़रोख्त में, नंबर 1। दूसरे जो आपने बात सवाल किया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक दुनिया के तमाम कवानीन में, चाहे वो आमिराना हो, जाबिराना हो, जमहूरी हो, सदारती हो, पार्लिमानी हो, इस्लामी हो, गैर इस्लामी हो, सब जगह एक जुमला लिखा हुआ है कि रियासत अवाम की जान और माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार है। अब यहाँ पहले लफ्ज़ जान आया है, फिर माल आया है, तो इसका मतलब है कि स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो रियासत को, कि वो आवाम को बचाए, उनकी ज़िंदगी को बचाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे जराइम से, बीमारियों से, भूख से, अफलास से, नंग से, हर तरह से। तो जब ये तय हो गया कि स्टेट ज़िम्मेदार है, तो स्टेट को पीछे नहीं हटना चाहिए। अब अगर अवाम स्टेट के बताए हुए कवानीन पर, ज़ाब्तों पर, सो कॉल्ड SOPs पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर स्टेट के पास हथियार मौजूद हैं, ज़ाब्ता फ़ौजदारी मौजूद है, इक़दाम ख़ुदकुशी का लॉ मौजूद है, वबाई इमराज का लॉ मौजूद है, एक्ट मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ वर्जी पर सज़ा मौजूद है, लोगों को सरेआम थूकने पर सज़ा मौजूद है। पकड़ें, गिरफ़्तार करें, जेलों में डालें, क्यों नहीं करते? अच्छा, ज़िम्मेदारी स्टेट की। दूसरी बात बात करूँ कि जब आप अपने फेडरल एलिमेंट्स को, सूबों को ये कह दें कि भाई जो कुछ है शॉपिंग तो होगी, शॉपिंग तो खुल्लम खुल्ला होगी, धड़ल्ले से होगी, और आप दुकान भी बंद नहीं करेंगे, आप मार्केट भी बंद नहीं करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, डांटेंगे भी नहीं, आप प्यार से ठोरी में हाथ डाल के समझाएंगे। चुनाव ईद पर यही हुआ कि समझाया गया, ठोरी में हाथ डाला गया। जब दुकानदारों ने बदमाशी शुरू की तो पुलिस पीछे हट गई, क्योंकि हमें तो हुक्म ही नहीं है।
एक जन्म मार्केट बंद की थी वो खोल दी गई, 4 दुकानें बंद की गई थी वो खोल दी गई। तो जब आप हाथ पैर काट देंगे एग्जीक्यूटिव के तो फिर वो क्राइसिस पैदा होगा जो आज आपके सामने है। 75 मिनट में एक आदमी मर रहा है कराची के अंदर, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो मेरा ख्याल है स्टेट जिम्मेदार है और स्टेट जो चाहे करे जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। ठीक है, यानी मलबा आवाम पर डालने से फराइज से पहलूतही नहीं होती हुकूमत की? नहीं, ठीक हो गया। अनिका निसार साहिबा, आप क्या कहेंगी कि तमाम मलबा जो है वो आवाम पर डाल दिया जाए अगर, तो क्या फराइज से पहलूतही हो जाएगी हुकूमत की? देखिए, ये एक बड़ी म्यूचुअल किस्म की सिचुएशन है जहां अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है और हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर एक शख्स अपना या एक फ़रीक अपना फ़र्ज़ निभा नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का फ़र्ज़ भी जो है वो अल्लाह तवक्कल हो गया। साढ़े तेर ना रहना वाली गल नहीं हो सकती इधर, या किसी भी तरीके से हम वो वाली बात नहीं कर सकते कि हुकूमत का है बट ठीक है अवाम ने ध्यान से करना है काम सारा का सारा, और जितनी भी मामलात हैं इसको अवाम ने ही देखना है। अवाम ध्यान करे, अवाम मास्क पहने, अवाम बाहर ना जाए, अवाम लॉकडाउन का ख्याल करे जो 2 दिन होगा, अवाम शॉपिंग करते हुए ध्यान। ऐसा नहीं होता। हुकूमत बनाई जाती है किसी काम के लिए, हुकूमत की सर्टन जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हुकूमत का फर्ज है कि वो तमाम के तमाम शहरियों को अब एक माँ की तरह ट्रीट करे, क्योंकि रियासत होगी माँ के जैसी। वो कॉन्सेप्ट तब आता है क्योंकि देखिए आप एक नॉर्मल मदर को देख लीजिए, एक माँ जब बच्चे को देखती है कि वो गलत काम कर रहा है तो पहले उसको प्यार से मना करती है, प्यार से मना नहीं होता तो उसको एक थपकी देती है, नहीं मना होता तो एक चमाट भी लगा देती है। तो इसी तरीके से हुकूमत को भी करना होगा कि सिर्फ कर लें, सही से काम कर लें या एहतियात कर लें या ध्यान कर लें, ये कहने से मामलात नहीं चलते। आपने जो SOPs बनाया है क्या वो ज़मानी कलामी है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ खतो किताबत के लिए या फिर वो SOPs लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये दिखाना काम है हुकूमत का। अवाम एक ऐसी अवाम है जिसको हम लोग अक्सर अवाम से ज्यादा या नेशन से ज्यादा हुजूम कहा करते हैं। इस हुजूम को कौम बनना है और हुजूम को कौम बनाने के अंदर डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा किरदार है, जो किरदार निभाना है, जिसकी तरबियत करनी है हुकूमत ने। और ये आज की हुकूमत नहीं, ये तमाम हुकूमतों की, माजी की हुकूमतों की जिम्मेदारी थी जो कि नहीं निभाई गई। आज ये अगर इस तंजीम का फुकदान हमें नजर आ रहा है तो इसके अंदर अवाम का भी जहां कसूर है वहां हुकूमत का भी कसूर है। इसीलिए एक ऐसी अवाम जो कि हुजूम ज्यादा है और कौम कम है, उसको बड़े सख्ती से आपको SOPs पे फॉलो करवाना होगा। और SOPs पे फॉलो, एक आधी कोई मिसाल आप बना देंगे ना भारी जुर्माने की और अच्छी खासी कड़ी सजा की, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी अवाम ये देख लेगी कि ये किसी भी तरीके से हल्का लेने वाली बात नहीं है, ये मामला जो है बड़ा संजीदा है और हुकूमत भी इसमें संजीदा है। अभी अवाम में एक इज़्तिराब था कि हमें आपने बंद कर दिया, हमें आप काम नहीं करने दे रहे, वो इज़्तिराब निकला और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि बाजारों के अंदर किस तरीके से रश हम लोग बड़े बड़े एविडेंटली सामने था, एक फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन निकल गई है। अब वक्त यह आ गया कि अवाम भी अकल के नाखुन ले और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाए, अवाम के कंधों पे डालकर बंदूक ना चलाई जाए। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, इस हुकूमत ने पहले दिन से ही आवाम को कोरोना के हवाले से कंफ्यूज रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कहा कि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 लोग इससे जान से हाथ धोते हैं, 98 लोग तो सेहतमंद हो जाते हैं, लिहाजा फ़िक्र की कोई बात नहीं है। फिर हमें यहाँ कोरोना की हाल ही में नई नई टाइप्स बताई गई और कहा गया कि दुनिया में जो कोरोना आया है वो बहुत ख़तरनाक था, A, B और C। B था, पाकिस्तान में उसकी C टाइप आई है और ये C टाइप कम ख़तरनाक है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये भी एक हुकूमती बंदे ने कहा। फिर बार बार हुकूमत ने ये नैरेटिव दिया कि जी हम लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह मुल्क बंद नहीं किया जा सकता, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, रोज़गार पर जाना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कहीं भी हुकूमत ने कौम की ये रहनुमाई नहीं की कि इस वबा से लड़ने के लिए उनका कोई किरदार है। हुकूमत ने तो मुसलसल अवाम की ज़हन साजी की है कि इससे डरना नहीं है, खुलकर बाहर निकलो, इससे टकरा जाओ, पाश हो जाओ, या इसको गिरा दो या ख़ुद गिर जाओ वाली बात है। कोई, मेरा मतलब है कोई पॉलिसी समझ ही नहीं आई है।
एक दिन कहते हैं इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 अमवात ज़्यादा हो जाती हैं, अगले दिन वही वजीर साहब आके कह देते हैं नहीं नहीं ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है। 2 दिन पहले कहते हैं कि जी नहीं नहीं हम तो टूरिज़्म भी खोल रहे हैं, अगले दिन कहना शुरू कर देते हैं नहीं नहीं SOP पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा दोबारा लॉकडाउन की तरफ। एक कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जो है लोगों की कम से कम ज़हन साजी तो कर देती, लोगों को एक यकसुई तो पैदा कर देती इस कोरोना के हवाले से कि डरना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये करना है। मुसलसल लोगों को कंफ्यूज किया गया है। लोग हुकूमत की तरफ रहनुमाई के लिए देखते हैं, गाइडेंस के लिए देखते हैं, कवायद हुकूमत से लेते हैं, रूल्स ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट देती है, कानून गवर्नमेंट देती है, आइन गवर्नमेंट के साथ होता है। लिहाजा हुकूमत ने क्या दिया है अवाम को? हुकूमत ने तो बताया इससे डरना बिल्कुल नहीं है, 1 से 1.5 लोग इससे नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आ जाओ बाहर निकलो, भूख से नहीं मर सकते, कोरोना से मर जाए कोई बात नहीं, भूख से नहीं मरना चाहिए। ऐसे ऐसे नए नए नैरेटिव दिए गए हैं जिसने कोरोना के नैरेटिव को शिकस्त दे दी है। और अब जब कोरोना की मौत हमें सामने नजर आ रही है तो हमारे हाथ पांव फूल गए हैं, हमारी रोने वाली शक्लें बन गई हैं और अब हम दोबारा कहने लग गए हैं नहीं नहीं ये तो आवाम का कसूर था, हमारा तो था ही नहीं, हम तो लोगों को समझा रहे थे पहले दिन से बेटा ना जाना मर जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई हुकूमत अपनी आवाम के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? कैसे ऐसे डील किया जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 महीने में क्या नैरेटिव बिल्ड किया है, क्या लोगों की ज़हन साजी की है, क्या नज़रिया पेश किया है, क्या पॉलिसी पेश की है। हफ्तावार पॉलिसी है, हफ्ता कोई स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी है, फिर खोल देने की पॉलिसी है, फिर बंद कर देने की पॉलिसी है। कुछ समझ नहीं आई इनकी हमें, माजरत के साथ। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो आवाम पर डाल देनी चाहिए इसकी, या फिर हुकूमत भी कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदार है? देखिए, अवाम का अपनी जगह पे किरदार तो बनता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि तमाम तर जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी जाए और अवाम सिर्फ हुकूमत के कहने पर या नसीहत करने पर अमल दरामद करे, तो मेरे ख्याल में फिर जो रियासत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वही चैलेंज हो जाता है। क्योंकि फिर तो ना तो आपको किसी कवानीन की ज़रूरत पड़ती, ना आइन की ज़रूरत पड़ती, ना आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती कि लोग खुद ही उस पर अमल दरामद करते, और ना ही पाकिस्तान माशाल्लाह से स्वीडन है कि रियासत और अवाम के दरमियान इतना एतमाद है कि अगर रियासत कोई चीज़ अपने लोगों से कहेगी तो वो उस पर मनो अमल करेंगे। और दूसरा ये बात मत भूलें कि पाकिस्तान में जो शरह खानदगी है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। और यहाँ पर अगर इस बीमारी की बात करें तो जब इवन अभी भी जब हमारे यहाँ केसेस की तादाद अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अमवात भी हो रही हैं, अमीर गरीब तमाम लोग इसका निशाना बन रहे हैं, अभी भी लोगों के अंदर बहुत से शकूक व शुबहात हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ लोगों में इतना शऊर नहीं है, तालीम की कमी होने की वजह से। तो ऐसी सूरत में जो डायरेक्शन है वो किसने देनी है? हुकूमत ने देनी है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हुकूमत ने फ्रॉम डे 1 खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को बताया कि आपने घबराना नहीं है, ये तासुर दिया कि 98% लोग इसमें सेहतयाब हो जाते हैं और ये एक फ्लू की तरह है। लेकिन जैसे जैसे जब केसेस बढ़े तो फिर उस बयानिए में भी तब्दीली आई कि नहीं, कोरोना वायरस तो अपनी जगह पे रहेगा, हमें इसके साथ रहना है, अमवात भी होंगी, केसेस भी बढ़ेंगी। जो गलती की इस हुकूमत ने, देखें जो हुकूमत है उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जो नेशनल कमांड सेंटर बना है, डेटा एनालिसिस है, उनके पास जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे से भी कहीं ज्यादा है। तो उस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए उनको पता होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन होगी। तो उसको सामने रखते हुए अपना उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अफसोस के साथ वो रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आती। अवाम का जरूर ये किरदार बनता है, लेकिन फर्ज करें कि अगर एक शख्स उन SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहा तो क्या हुकूमत चुप करके बैठ जाए कि हमने कुछ नहीं करना? हुकूमत का काम है कि उस पर अमल दरामद करना। तो अगर मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो इसमें अवाम को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। अवाम का किरदार जरूर है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कानून को, किसी भी कवायद ज़वाबित को अमल दरामद करवाना हुकूमत का काम है। अगर उसमें वो नाकाम होती है तो आम शहरी को उसका इल्जाम नहीं दे सकती। ठीक, अमीर अब्बास साहब, क्या कंफ्यूज्ड पॉलिसीज कोरोना के केसेस के बढ़ने की वजह है या फिर जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है? आप क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है पॉलिसीज की कंफ्यूजन का शायद इतना बड़ा रोल नहीं है,
जितना कानून की अमलदारी कर सकता है। चुनौती ये तय कर दिया कि अब लॉकडाउन खत्म हो। अब हम एक ऐसे सिनेरियो में सवाल लॉकडाउन और ये रियासत की एक पॉलिसी बनी है कि हम लॉकडाउन और नॉर्मल। अब हम इस सवाल पर देखिए, रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर ने 15 मई, वेस्टर्न यूरोप का मुल्क रोमानिया 15 मई को उसका ऐलान किया कि हमारे मुल्क में अब लॉकडाउन खत्म और मास्क पहनना लाजमी, जैसे इस्लामाबाद में हुकूमत ऐलान। 25 मई को रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर की सालगिरह थी। प्राइम मिनिस्टर ने अपने दफ्तर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी सालगिरह तकरीब का एहतमाम, मुख्तसर तकरीब की, जिसमें 4 वजीर प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के और प्राइम मिनिस्टर उस तकरीब में मौजूद। और प्राइम मिनिस्टर ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और प्राइम मिनिस्टर के वजीरों ने भी मास्क नहीं लगा। जैसे ये खबर सामने आती है तो रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर को अपने ही बनाए गए कानून के खिलाफ 500 यूरो जुर्माना कर दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अपने दफ्तर में बैठ के सिगरेट पी रहा है। 2016 में रोमानिया में कानून बनाया गया कि आप किसी एयर टाइट एनवायरमेंट में सिगरेट नहीं पीते, तो 100 यूरो जुर्माना कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर को सिगरेट पीने में अपने बंद दफ्तर में। 600 यूरो जुर्माना किया गया है 25 मई को रोमानिया में। ये होती है कानून की अमलदारी। अब आप देखें कि आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दूसरों को मास्क पहनने को तबलीग कर रहे हैं, दूसरों को मास्क पहनने की हिदायत करते हैं, कानून के लिए खुद कभी आपके वज़ीर-ए-आज़म को मास्क पहनने बेशतर मीटिंग्स में जो मुझे याद पड़ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ने कभी मास्क नहीं। इवन प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट के बहुत फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स वो मास्क नहीं पहनते। तो जब प्राइम मिनिस्टर खुद कोई चैरिटी बिगिन देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर खुद कोई सामने मिसाल अपनी जात से पेश नहीं करेगा तो फिर नीचे लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो मास्क को सीरियस लें। ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं जिससे आप लोगों को मैसेज ट्रांसमिट करते हैं और फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। यहां तक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कवानीन की अमलदारी मुमकिन बनाए, जो भी कानून उसने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाया। बाकी अब जिम्मेदारी अवाम की भी है। देखिए, ये एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें अवाम की भी जिम्मेदारी है। क्या मुझे नहीं पता कि कोरोना गैर कातिल है? क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि रोजाना 100 लोग मेरे मुल्क में मर रहे हैं? क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि रोजाना 3000 4000 लोगों को कोरोना हो रहा है मेरे मुल्क में? अगर फिर भी मैं बाहर निकलूंगा होशो आवाज के साथ, एक पढ़ा लिखा शहरी होते हुए, एक जिम्मेदार शहरी होते हुए, और मैं फिर भी अगर खिलाफ वर्जी करूं कोरोना के सिलसिले में रोकथाम के जो उसूल है, तो फिर हुकूमत का जिम्मेदार होगी, क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये कहना नामुनासिब है कि हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। अब जिस स्टेज में हम हैं, ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी दुनिया के अंदर ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी दुनिया में के मुल्क में का कोरोना की रोकथाम की जिम्मेदारी इस वक्त उस मुल्क के ऊपर आयत नहीं हो रही है, वहां के अवाम के ऊपर भी जिम्मेदारी है और हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी है। दोनों को अपना किरदार अदा करना है। अवाम को एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और हुकूमत ने जो कवानीन बनाए उसके ऊपर सख्त और गैर लचकदार तरीके से अमल दरामद करना है। जैसे पहले एक दोस्त ने फरमाया कि अगर एक दफा आप लोगों को सजा देना शुरू कर दें तो फिर आप देखिए कि खुद ब खुद लोग जो है वो मोहतात हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में दोनों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, दोनों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है और कानून की अमलदारी की जैसे आपने बात की कि उसमें कहीं ना कहीं कमी और कोताही नजर आई, उसको जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ है। तहरीक इंसाफ मुल्क में एहतसाब के नाम पर हुकूमत में आई है और मुसलसल जोर ये दे रही है कि एहतसाब करेंगे। दूसरी तरफ आवाम की ख्वाहिश है कि हुकूमत मुल्की मईशत पर तवज्जो दे और सेहत के शोबे में ज़रूरी इस्लाहात करे। हमारा सवाल ये है कि PTI हुकूमत की तरजीह एहतसाब, आवाम की तरजीह मईशत और सेहत, क्या हुकूमत को अपनी तरजीह तब्दील करने की जरूरत है? अमीर अब्बास साहब। देखिए, मुझे तो आपका सवाल जो है ना उसमें ही थोड़ा सा एक फ्लॉ नजर आ रहा है कि ये हमने कैसे तयन कर लिया कि आवाम की तरजीह एहतसाब नहीं है। ये तो हम जबरदस्ती लोगों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं सवाल कि आवाम की तरजीह नहीं है। कैसे हमने तयन कर लिया? 2002 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने वोट लिए थे 1,60,000। 2008 के इलेक्शन इमरान खान साहब ने बायकॉट किया। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को वोट मिले 76 लाख और 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को वोट मिले 1,69,00,000, 16.8 मिलियन।
ये जो वोट बैंक बड़ा है इमरान खान का, वो एहतसाब के नारे पर बड़ा है। मुझे और आपको अगर एहतसाब पसंद है या नहीं पसंद, या किसी और को अगर पसंद है या नहीं पसंद, तो कोई बात नहीं है। इमरान खान का जो मंशूर था, इमरान खान ने जो 26 साल तक लोगों से वोट लेने की बात की हर इलेक्शन में, वो एहतसाब के नाम पर उसने वोट लेने की बात की। लोगों को जो इमरान खान की तरफ रगबत हुई वो एहतसाब के नाम पर हुई, वो करप्शन के खात्मे के नाम पर हुई। ये कहना था बहस है कि एहतसाब हो रहा है नहीं हो रहा, जानिबदार है गैर जानिबदार है, वो रहता बहस है आपके सवाल की हद तक। लिहाजा ये कहना बजाते खुद ही कहना ये गलत है कि लोगों की तरजीह आती है। दूसरा ये कि देखें, रियासत का ये काम नहीं होता कि वो एक काम करना शुरू करे एक वक्त में, यानी वो सारे काम छोड़ दे सिर्फ अस्पतालों पे काम करना शुरू कर दे, वो सारे काम छोड़ दे सिर्फ स्कूल बनाना शुरू कर दे, वो सारे काम छोड़ दे वो कोरोना से लड़ना शुरू कर दे। नहीं, रियासत की मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। रियासत के अपने इदारे होते हैं। अदलिया ने इंसाफ डिलीवर करना है, एफबीआर ने टैक्सेशन का निजाम संभालना है, पुलिस ने कानून इंसाफ का महाज संभालना है, और नैब ने एहतसाब का महाज संभालना है, और एंटी करप्शन ने। क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ तालीम या सेहत या ये लोगों की अगर तरजीह है तो क्या फिर नैब को भी आप तालीम पर लगा दें? अदालतों को भी कहे कि भाई बंद करें, इंसाफ देना बंद करें, इंसाफ तो हमारी तरजीह नहीं है। पुलिस को कहने कि ला कानूनियत बढ़ने में, कानून तो हमारी तरजीह नहीं है, और आप लग जाए अस्पतालों को ठीक करने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए। तो बजाते खुद ये बात ही गलत है। आपको सारा कुछ पैरेलल चलाना होता है। एहतसाब भी साथ साथ चलेगा, सेहत को भी ठीक होना चाहिए, तालीम को भी ठीक होना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, इस्लाहात भी आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक होना चाहिए, अदालती निजाम को भी। ये जितने वादे थे इमरान खान के, ये सारे पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस 5 साल में हम एक काम करेंगे, अगले 5 साल में हम एक और काम करेंगे। तो आप 1000 साल का मंसूबा बना के बैठ गए हैं कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए। इस वक्त आप देखें कि जब हम ये कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं तो लेकिन अमीर अब्बास साहब, हालात के मुताबिक प्रायोरिटीज तो चेंज होती ही है ना। अभी तो जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली ये तय करना पड़ेगा कि इस वक्त की प्रायोरिटी क्या है। देखिए, प्रायोरिटीज होती हैं। प्रायोरिटी मैंने आपसे कहा ना, फिर आप प्रायोरिटी बना ले, सिर्फ हेल्थ को बना ले प्रायोरिटी, सारा मुल्क बंद कर दें। अगर एक प्रायोरिटी बनानी है तो फिर एक प्रायोरिटी रख लेना, हेल्थ को बना ले मिसाल के तौर पे, अदालतें भी बंद कर दें, एफबीआर भी बंद कर दें, रोजगार भी, सब कुछ बंद कर दें, सारी कौम मिलकर अस्पतालों को ठीक करना शुरू कर देती है। प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती है रियासत की, और कुछ तरजीहात 1 2 3 4 जो अव्वलीन तरजीहात होती हैं, फिर सेकेंडरी तरजीहात होती हैं, फिर नीचे लोएस्ट तरजीहात होती हैं। जो प्राइमरी तरजीहात है रियासत की, उसमें एहतसाब शामिल है। अब अगर आप अवामी मसाइल की बात करें तो ये अवामी मसाइल पैदा क्यों हुए इस मुल्क में? करप्शन उसकी एक वजह है, करप्शन उसकी एक रीजन है। ये अवामी मसाइल, आज जितने भी हमें अवामी मसाइल की जो तेज खड़े हुए नजर आते हैं, ये जो फनकार रहे हैं हमें, ये जो जहर उगल रहे हैं अवामी मसाइल, उसके पीछे करप्शन एक वजह है, उसके पीछे डिसऑनेस्टी एक वजह है, उसके पीछे मेरिट की धज्जियां उड़ाना एक वजह है, उसके पीछे अकरबा परवरी एक वजह है, उसके पीछे अपनों को नवाजना एक वजह है। तो इतने आम रीजन को या इतनी आम मसले को हम कहने के इसको तो छोड़ दो और बाकी काम संभाल लो, वही है। मैं आपको जो मिसाल देने जा रहा हूं, देखिए इटली जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर मुतासर हुआ, जहां पे इतनी लाशें गिरी कि लाशें दफनाने के लिए वक्त नहीं था। इटली का एक सूबा है सिसिली के अंदर वेंटिलेटर्स का एक स्कैंडल आता है खरीदने का, इसी कोरोना से रिलेटेड। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के 9 लोगों को, ये आपसे 15 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूं, और अपने कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट कर लिया है। एक तरफ लाशें गिर रही हैं, एक तरफ एहतसाब चल रहा है। बोलीविया, लेकिन अमेरिका का मुल्क है, बोलीविया में स्कैंडल आता है वेंटिलेटर्स खरीदने का, वो अपने हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। एक तरफ एहतसाब चल रहा है, एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है। एक तरफ एहतसाब चल रहा है और एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है। अमीर अब्बास साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नासिर बेग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हुकूमत ने चारों तरफ काम किया था, एहतसाब पर भी काम किया, मीशत पे भी काम किया, तालीम पर भी काम किया, गंदुम पर भी काम किया, शुगर पे भी काम किया, खेत मजदूर पर भी काम किया, सब जगह काम किया था इस हुकूमत ने। नताइज हमारे सामने है, नताइज हमारे सामने शुगर स्कैंडल का नतीजा है, हमारे सामने वीट स्कैंडल का नतीजा है, हमारे सामने बर्बाद मीशत का नतीजा है। ये कोरोना से बर्बाद नहीं हुई है, ये पहले से बर्बाद हो गई, ये हुकूमत के आने के बाद बर्बाद होना शुरू हुई। हमने फिर देखा कि एहतसाब की बात हुई। एहतसाब बहुत खूबसूरत नाम है। एहतसाब तो खलीफा को कुर्ते से पकड़ के झटकने का नाम है कि तुमने ये कुर्ता कहाँ से लिया, दूसरा पार्ट कहाँ से आया, तुमको तो 1 गज का मिला था, तुमने 2.5 गज का कुर्ता कैसे बना लिया। ये एहतसाब है। यहाँ ये एहतसाब नहीं हो रहा, यहाँ एहतसाब सिलेक्टिव हो रहा है।
यहाँ अभी तक मतलब मुझे अभी इस शाम तक जो खबर मेरे पास है वो ये है कि सिलेक्टिव एहतसाब है। अभी मुमकिन है रात को मालम जब्बा पे कुछ हो जाए, मुमकिन है रात को शुगर स्कैंडल के जहांगीर ट्रेन वगैरह सब पकड़े जाए, ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि आज शाम तक जो लेटेस्ट समन है वो मुराद अली शाह का है, चीफ मिनिस्टर सिंध का। वो जा रहा है इस्लामाबाद, जा रहा है वो पेश होने के लिए। कोई रोशन वो सूरज की लाइट्स जलने वाली रोशनियाँ थी, उसका मसला है। खैर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए, बिल्कुल हथकड़ियाँ में लाना चाहिए, मैं कहता हूँ गिरफ्तार करना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन फिर इवन हैंडेड होना चाहिए। एहतसाब कोई एक ऐसी शक्ल नहीं है किसी खिलौने की जो एक बच्चे को देखे मसरूफ़ कर दिया जाए। एहतसाब एक पूरे अमल का नाम है। एहतसाब अपने एहतसाब का नाम है कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं किसी से ब्लैकमेल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। एहतसाब इसका भी नाम है। एहतसाब इसका भी नाम है कि मैंने जो लोग लगाए हैं क्या वो एहतसाब के काबिल हैं, इसका भी नाम है। मईशत आपके सामने है, जो बिल्कुल सही कहा आमिर अब्बास ने कि हमाजती काम होता है हुकूमत का। हमाजती काम नज़र आ रहा है, लेकिन हर जगह पे हमें माइनस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि लेकिन मुझे एक पूरी जो ये कोरोना है ना, ये मुझे एक रहमत नज़र आती है, कभी कभी सिल्वर लाइन नज़र आती है। शायद हम इसकी वजह से अपने हेल्थ के सिस्टम को ठीक कर पाएँ आगे चलकर, शायद हमें होश आ जाए, शायद हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ कितनी कीमती हैं। मैं आज अस्पतालों में गया था, जगह नहीं है, सब झूठ है ये कि इतने फ्री हैं, इतने वेंटिलेटर फ्री हैं, इतना फ्री है, कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा, तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। कोरोना के सबब ही प्रायोरिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि कोरोना की वजह से ही जो तरजीह है वो पहले अगर हेल्थ हो जाए तो? देखिए जब दुश्मन देखिए शाइस्ता, जब दुश्मन हमला करता है ना तो आप तमाम प्रायोरिटीज चेंज कर देते हो जी। आप सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर जब दुश्मन टैंक लेकर आता है 400 टैंक, तो आप सारी प्रायोरिटीज चेंज करके बंदों को लुटाए तो बम बांध के कि जा लेट जा। ये खुदकुश हमला नहीं होता, फिर ये शहादत होती है। तो आपको चेंज तो करना चाहिए कि इस वक्त कोरोना इंसानों को मार रहा है, मईशत को मार रहा है, तालीमी निज़ाम ख़त्म कर दिया उसने, हमारे तालीमी इदारे बंद कर दिए। तो कोरोना एक मल्टी डायमेंशनल अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, और इस अटैक से निपटने के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को हमें चेंज करना होगा। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ साहब, आप समझते हैं कि अवाम की जो तरजीहात हैं मईशत और सेहत, अब इनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है हुकूमत को? सबसे पहले जो अमीर अब्बास ने बात की ना कि माजी में इमरान खान इलेक्शन क्यों नहीं जीते रहे, कभी कभार तो सिर्फ अपनी सीट भी वो नहीं जीत पाते थे, और फिर यकायक क्योंकि उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया तो इसलिए वो बरसरे इक़्तिदार आए। मेरे ख्याल में मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। 2011 से पहले इमरान खान साहब एक आइडियल पॉलिटिक्स कर रहे थे पाकिस्तान में, और राइट साइड ऑफ द स्टोरी नहीं थे। वो तमाम बातें करते थे जो आज PMLN का बयानिया है। और आपको पता है कि जब उस तरह की आप सिविलियन सुप्रीमेसी और बहुत से ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें तो फिर आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। फिर 2011 के बाद इमरान खान साहब को अंदाजा हुआ कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करनी है, राइट साइड ऑफ द स्टोरी रहना है। एहतसाब का तो सिर्फ नारा है ना, जब वो राइट साइड ऑफ द स्टोरी आए, जब उन्होंने अपना बयानिया बदला तो तब उनको इक़्तिदार मिला है। एक तो ये वजाहत जरूरी है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं ये अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम, आप एहतसाब हो, सेहत है, तालीम है, मईशत है, ये तमाम चीजें पैरेलल चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को तरजीह दें और दूसरी चीज को पीछे छोड़ दें। यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है, जब हम एहतसाब की बात करते हैं, हम एक चीज भूल रहे हैं। क्या एहतसाब करना बराह रास्त इस हुकूमत का काम है? बिल्कुल इस हुकूमत का काम नहीं है। ये काम को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का है, और बज़ाहिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है, उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तो नैब को अपना काम करने दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि नैब तो अपना जो भी काम कर रही है उसका तमाम तर क्रेडिट हुकूमत लेने की कोशिश करती है। शहबाज शरीफ के मसले को लेकर के ले लें, उनका एक वजीर से लेकर के तमाम जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जिस तरीके से उस पर बयानबाजी करते हैं, क्या ये उनका काम है, उनका मैंडेट है? वो इसलिए इन चीज़ों पर काम करते हैं कि उनको सूट करता है, क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया ना,
अगर हम मईशत की बात करें, सेहत, तालीम और दूसरे जो वादे इस गवर्नमेंट ने किए थे, उस पर इनकी कारकर्दगी बिल्कुल काबिल सताइश नहीं है और उस पर वो बात नहीं कर सकती। और वो उनका जेन्युइन मैंडेट है, एहतसाब उनका मैंडेट नहीं है, नैब का वो काम है। अब जब मईशत की हम बात करते हैं, अभी कुछ रोज पहले ही नेशनल अकाउंट्स कमेटी उसने जो इनका पहला माली साल था 2018-19, उसमें जीडीपी ग्रोथ उस वक्त दिखाई गई थी 3.3%, लेकिन अब हुकूमत ने उसको खुद रिवाइज किया, पता चला कि एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ हमारी थी 1.9%। अब ये वो तमाम मामलात हैं, इस पर हुकूमत बात नहीं करना चाहती। अगर ओवरऑल अगर आप मईशत की परफॉर्मेंस देखें, और मैं ये भी इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, इनसे तवक्को नहीं थी कि 2 साल के अंदर ये बिल्कुल पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन तो देंगे ना कि जो इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने वही काम किया जो पिछली हुकूमतें कर रही थी। पिछली हुकूमतें भी कर्जे लेकर के मुल्क चला रही थी, ये भी वही काम कर रहे हैं। इनके अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली हुकूमतें कुछ कर्जा लेके कुछ पैसे कुछ सामने नजर आते थे, कुछ प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, इन्होंने तो वो भी काम नहीं किया। और मैं इस बात पे अभी भी अपनी कायम हूं कि 5 साल के बाद जब अपनी अगर मुद्दत पूरी करती है ये गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर इमरान खान की लेगेसी डिसाइड नहीं होगी कि उन्होंने ऑपोजिशन के कितने रहनुमाओं को जेल में भेजा। अगर उनकी लेगेसी किसी चीज से डिटर्मिन होगी तो वो डिटर्मिन होगी कि उन्होंने आम लोगों की जिंदगी में 2018 और 2023 कितना फर्क पड़ा। अगर आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई तो यकीनन तारीख और लोग उनको बेहतर अल्फाज में याद रखेंगे। अगर सिर्फ उन्होंने एहतसाब के नाम पर और सिर्फ इसी बयानबाजी की उनकी जमात ने, तो फिर बाकी जमातों की तरह वो भी एक तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये अब एक हकीकत है कि मईशत ही वो एक बुनियादी चीज है जिसकी वजह से इनकी लेगेसी डिटर्मिन होगी, बाकी तमाम इस पर सियासत हो रही है। ठीक है, यानी मईशत ही वो चीज है जो इनकी लेगेसी डिटर्मिन करेगी। अनीका ने आप क्या कहेंगे? 96 में इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आप 96 में इमरान खान की आगाज की तकरीरें, जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्नर मीटिंग्स उठा के देख लें और 2018 के जलसे तक किसी एक जगह पे मुझे बता दें कि इमरान खान ने एहतसाब को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा हो। इमरान खान को तो इस मुल्क में लोग पसंद ही उसके एहतसाब की बात की वजह से कर रहे थे। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो कामरान कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने आपको अपना और धारा बदल लिया, उसने बदला होगा, बाकी चीजें और तरफ है। इमरान खान की अव्वलीन तरजीहात में, उसके मंशूर के अव्वलीन नुकात पे पहले नंबर पर बातें भी किया करते थे अमीर अब्बास साहब। एहतसाब के साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें भी किया करते थे जो मुझे बहुत उनकी बातें पसंद थी। मैं उनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। जो शायद हमारे मुल्क में उनको पसंद नहीं किया जाता, उस पर गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 2011 के बाद उन्होंने अपना वो बयानिया बदल दिया, इसलिए वो इक़्तिदार में आ गए। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। अनीका निसार साहिबा, आपके देखिए, यहाँ हुकूमत होती है, उसका एक सरबराह होता है, वो सरबराह होता है वजीर आज़म। इसके साथ साथ एक सदर होते हैं जो कि स्टेट की इकाई को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर होते हैं मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स अपने अपने शोबे को देख रहे होते हैं। एक होता है इकोनॉमी का, एक होता है सेहत का, तालीम का, इन तमाम का। और इस हुकूमत के अंदर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को एहतसाब का भी SAPM लगाया गया है। तो हर काम हुकूमत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वजीर आजम ने सारा कुछ करना है। इमरान खान साहब जाएंगे अस्पतालों को सही करेंगे, इमरान खान साहब जाएंगे स्कूलों को सही करेंगे, इमरान खान साहब जाएंगे इकोनॉमी को सही करेंगे, इमरान खान साहब नहीं। इमरान खान साहब इज सपोज टू जस्ट ओवरलुक। इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर। ये तमाम काम करने हैं वुज़रा ने। एक तरह से आप कह लीजिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डेलीगेशन ऑफ पावर है। इसलिए किसी एक काम को पकड़ लेना और दूसरे को छोड़ देना, या किसी दूसरे को पकड़ लेना और पहले को छोड़ देना, यह पॉसिबल नहीं है। हुकूमत बनती है, 5 साल उसको मिलते हैं। इस 5 साल के अंदर उसने बहुत मल्टी डायमेंशनल काम करने होते हैं, और यही अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। तो उसके अंदर अगर हम ये कह दें कि वह एहतसाब को पीछे छोड़ दें और मईशत को पकड़ लें, या मईशत को छोड़ दें सेहत को पकड़ लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रायोरिटाइज करना यकीनन इंपॉर्टेंट है, और ये हर मिनिस्टर का अपना काम है। जिस तरह मईशत में असद उमर साहब की कारकर्दगी नहीं पसंद आई, 8 महीने बाद तब्दील कर दिया गया, हफीज शेख साहब को ले आया गया। इसी तरीके से डॉक्टर जफर मिर्जा को बाद में ले आया गया। तो एट द सेम टाइम हम लोगों को एहतसाब भी लेकर चलना है। हम उस पर ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक विशियस सर्कल है। आपका एहतसाब नहीं होगा, या आपकी करप्शन चलती रहेगी, पैसा बाहर जाता रहेगा, या पैसा इधर उधर खुर्द-बुर्द होता रहेगा। तो आप वो पैसा जो आपको मईशत में लगाना है या सेहत में लगाना है, आप वो नहीं लगा सकेंगे। इसलिए क्योंकि
कि वो पैसा लीक कर रहा है। इसीलिए ये विशेष सर्कल तोड़ने के लिए हमें तमाम के तमाम पैराओं पे, तमाम के तमाम कामों के ऊपर इक्वली ध्यान देना होगा। और ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बयानबाजी की जाए। यहाँ जो तरजीह इसलिए समझी जा रही है हुकूमत की कि एहतसाब बहुत ज़्यादा तरजीह है और मईशत और सेहत तरजीह नहीं है, वो इसलिए भी समझी जा रही है क्योंकि कोई भी काम कोई भी इदारा करता है तो फौरी तौर पर कोई ना कोई SAPM या कोई ना कोई मिनिस्टर उठकर बयान दाग देता है कि देखें जी ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतसाब की बात की है। इमरान खान साहब आ गए हैं, वो नैब को पूरी छुट्टी दें, वो एक ऑटोनमस इदारा है, वो अपनी मर्जी से काम करे और फिर वो क्रेडिट इमरान खान साहब को जाएगा कि वो सियासी तौर पर किसी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे अपनी रेट नैब के ऊपर, वो क्रेडिट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशन गोइयां करने बैठ जाएंगे जी ईद के बाद ये होने लगा है, कोई मिनिस्टर उठ के ये कह देता है कि जी अब इस वाले शख्स की या इस वाले ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी होगी, कोई ये कह देता है कि काउंटडाउन करना शुरू करें, शहबाज शरीफ साहब के साथ मसला होने वाला है। तो जब इस तरह के बयानात आते हैं तो तासुर यह आता है कि इस हुकूमत की तरजीह सिर्फ एहतसाब है, लेकिन हुकूमतें इस तरह से नहीं चला करती। हुकूमत की तरजीहात सारी हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं ये बात अलग है। ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि मईशत और सेहत के साथ साथ एहतसाब भी जारी रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है यार। सबसे बात यह है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान तो आए ही 2018 तक एहतसाब का नारा लगाकर, लेकिन 2018 के बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान ने ही हमें ये बात बताई। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि जो यू टर्न ना ले वो बड़ा लीडर ही नहीं होता। और चूँकि उन्होंने ये समझाया कि यू टर्न लेने से ही बंदा बड़ा लीडर बनता है और जब तक यू टर्न ना लिया जाए बंदा बड़ा लीडर नहीं बन सकता, लिहाजा उन्होंने एहतसाब से भी यू टर्न ले लिया। अब देखें, 2-2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, एक भी कानून बनाया है इस मुल्क में एहतसाब को सख्त करने के लिए, नरम करने के लिए ऑर्डिनेंस बनाए गए हैं। कभी कारोबारी अफराद को निकाल दिया है, कभी उनको निकाल दिया है, कभी उनको निकाल दिया है। ये भी अब नैब के परव्यू से निकल गया है, उसको भी नैब के परव्यू से निकाल दिया है। एक भी ऐसे देखें, हुकूमत का क्या काम है? कानून साजी काम है पहला काम। क्या एहतसाब के लिए कोई एक नया कानून बनाया गया है? आप बताएं, चीनी स्कैंडल की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं जी ऑपोजिशन की तो सारी तफ्तीश नैब करेगा, लेकिन चीनी स्कैंडल की तफ्तीश जो है वो FIA करेगा। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर एहतसाब के बारे में इतने ही सिंसियर थे तो चीनी स्कैंडल की तफ्तीश भी नैब को दे देते। अपना खुद तो उनका एतमाद है नहीं नैब के ऊपर, और वो खुद अपनी तफ्तीश, अपनी चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, BRT, इसकी तफ्तीश तो वो नैब से कराने के लिए तैयार नहीं है। कभी BRT के लिए जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, दवाइयों के लिए कहीं चले जाते हैं, चीनी के लिए FIA को दे देते हैं, फिर कहते हैं 85 से शुरू कर लेंगे। मुझे तो नहीं समझ आती। देखें, एहतसाब पे यू टर्न हो चुका है, हमारे साथियों को समझ नहीं आ रही है। हम 2018 की पहले की तकरीरों को लेकर आज तक बैठे हुए हैं। आज की बात करें, ये एक न्यूज़ चैनल है जहां आज की हालत पर बात होनी है, ना गुजरे हुए कल पर बात कर सकते हैं, ना आने हुए कल पर बात कर सकते हैं। खबर आज की हकीकत है। चुगताई साहब बेहतर जानते हैं, इनसे हमने सीखा है। खबर तो आज की बात है, अभी की बात है। एक कानून बता दें कि एहतसाब को मजबूत करने के लिए बनाया गया हो, एक बता दें। हमें तो 2018 से पहले बताया गया था कि एहतसाब शुरू वजीर आजम से होता है। अब बताया जा रहा है कि वजीर आजम जो है वो चीनी स्कैंडल में पेश नहीं होंगे, उनका पेश होना बहुत उनकी शान के खिलाफ है। पहले बताया जाता था कि शुरू ही वजीर आजम से होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हम क्या पेश कर रहे हैं। जो 2018 से पहले की बात थी चली गई। 2020 3 जून की बात करें मेरे साथ, तादम गुफ्तगू जो मैं और आप बात कर रहे हैं, वहाँ एहतसाब कहाँ खड़ा है? यकतरफा एहतसाब दुनिया भर में मुसल्लमा हकीकत है कि इंतकाम कहा जाता है। यकतरफा एहतसाब को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक एहतसाब नहीं कहा जा सकता, उसको इंतकाम कहा गया है, उसको इंतकाम कहा जाएगा। चाहे भुट्टो की फांसी को ले लें, अबैटमेंट का लॉ भी मौजूद था, लेकिन दोबारा किसी को अबैटमेंट के लॉ में सजा दी गई नहीं, इसलिए भुट्टो की फांसी आज तक जस्टिफाई नहीं हो सकी। अगर पूरे मुल्क में लोगों ने टीटियां बनाई हुई हैं और एक टीटी वाले को पकड़ा जाएगा तो वो भी भुट्टो की फांसी की तरह इंतकाम ही समझा जाएगा। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कल को। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है और नाज़रीन वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है, जिसके बाद अदालत ने नैब को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दूसरी तरफ नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया है। हमारा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ की जमानत, मुराद अली शाह तलब, क्या सिर्फ अपोजिशन रहनुमा ही नैब के निशाने पर हैं? कामरान यूसुफ साहब। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि अपोजिशन के लोग ही नैब के निशाने पर हैं, लेकिन अगर शेख रशीद साहब की पेशन गोई को सामने रखा जाए, जिस तरह वो ईद से पहले कह रहे थे कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगी और दोनों तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि उनकी ये पेशन गोई तो बिल्कुल सच साबित हुई कि ईद के फौरन बाद ही जिस तरीके से कल शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई नैब की तरफ से, आज दो के उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से कबल जमानत ले ली है 17 जून तक, और अब मुराद अली शाह को नैब ने तलब कर लिया है। ये पेशन गोई अगर उनकी ठीक है तो फिर यकीनन जो इस वक्त तहरीके इंसाफ और जो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी केसेस मौजूद हैं। जिक्र हो रहा था शुगर स्कैंडल के हवाले से, तो उसमें जो FIA की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंडेशंस दी गई है कि इन जो लोग ये जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ नैब कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या नैब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि माजी में ये भी हमें बयानात देखने को मिलते रहे कि शायद नैब के चेयरमैन ये भी कहते रहे कि जी पहले हम उन केसेस को निपटेंगे जो माजी में होते रहे, जब इन हुकूमतों की बात आएगी तो फिर वो बात की बात है। तो अब देखने वाली बात है कि इस दफा भी क्या बैलेंसिंग एक्ट होता है या नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ये लगता है कि जो नैब का जो टारगेट है वो सिर्फ ऑपोजिशन है, क्योंकि और जब तक मेरे ख्याल में अगेन हम इस पर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि नैब की बज़ाहिर जो कार्रवाइयां हैं वो यकतरफा नजर आती हैं, क्योंकि जब इंसाफ की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो ऑन द फेस ऑफ इट बेशक हम ये नहीं कह रहे कि जो अपोजिशन के रहनुमा हैं या माजी में हुकूमतों ने करप्शन नहीं की, पैसा नहीं बनाया, लेकिन बज़ाहिर इस बयानी को तकवीयत मिलती है कि जब आप जो इक़्तिदार में लोग हैं उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई ना करें तो इसको तकवीयत मिलती है कि शायद आप इसको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। तो नैब के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हुकूमत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत से स्कैंडल्स 2 साल के अंदर ही अगर आप देखें ना, आटा स्कैंडल हमारे सामने मौजूद है, शुगर का स्कैंडल हमारे पास मौजूद है, इसी तरह से अद्वियात का स्कैंडल हमारे पास मौजूद है। क्या नैब ने जो भी मुतलका लोग थे, जो भी वजीर थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की? बज़ाहिर अभी तक ऐसा नहीं लगता। तो टिल डेट मैं तो यही समझूंगा कि अभी तक जो एहतसाब और नैब का जो टारगेट है वो सिर्फ अपोजिशन की क़यादत और अपोजिशन जमाते हैं। ठीक, अमीर अब्बास साहब। देखिए, एक तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि FIA से तहकीकात क्यों करवाई हैं शुगर की इमरान खान साहब ने, नैब को क्यों दी? FIA का नाम है, मुखफ़्फ़ है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये तहकीकात करने के लिए बनाई थी रियासत में। तहकीकात फिर किसी महकमा औकाफ से या बैतुल माल से नहीं करवाई जाती है, ये रियासत के जो तहकीकाती इदारे होते हैं उन्हीं से ही करवाई जाती हैं। अब जो आगे केस चलना है उसमें जो नैब का जहां पे ताल्लुक है वहां नैब इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां एंटी करप्शन का ताल्लुक है वहां, और ये सारी तजावीज खुद FIA की इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। ये केसेस नैब में भी चलाए जाएं, ये केसेस एंटी करप्शन में भी चलाए जाएं, ये SCCP में भी चलाए जाएं, और जो इदारा जिस इदारे के साथ फ्रॉड किया है ये शुगर माफिया ने, ये चूना लगाया है, इस इदारे को इन्वॉल्व करके तहकीकात करवाए जाएं। अब देखिए, ये जो सवाल है ना कि ये कहना कि जी हुकूमत के लोगों का क्यों नहीं होता, यहां तक बिल्कुल ठीक है कि एहतसाब होता हुआ नजर आना चाहिए, जो कामरान ने कहा। यानी एहतसाब ऐसा नहीं कि वो आप कर रहे हैं और आप खुद ही मुतमिन है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब के ऑप्टिक्स भी ऐसे होने चाहिए जो नजर आए। लेकिन हुकूमत में 2 तरह के लोग हैं। कुछ वो लोग हैं कि जो पहले माजी में भी हुकूमतों का हिस्सा रहे, उनसे तो आप, उनके बारे में तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि उनके ऊपर माजी में कुछ करप्शन के इल्जाम थे, लिहाजा उनका एहतसाब हो। कुछ ऐसे लोग हैं इस हुकूमत में कि जो पहली बार इक़्तिदार में आए, जैसे उस्मान बुज़दार पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना या मिनिस्टर, इमरान खान पहली दफा, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफा इक़्तिदार में आए, यानी जिनको पावर पहली दफा मिली है। तो हमें इसमें तखसीस करनी चाहिए ये सवाल करते वक्त कि हुकूमत के लोगों का भी, भाई हुकूमत में किन लोगों का किया जाए बिला वजह। यानी 12.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा है शहबाज शरीफ, 12.5 साल पाकिस्तान की 72 साल तारीख का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। बाबा, एक तराजू में आप डाल दें शहबाज शरीफ को, दूसरे पलड़े में आप उस्मान बुज़दार को कैसे डाल सकते हैं?
आप इमरान खान को कैसे डाल सकते हैं, या किसी भी ऐसे शख्स को जो पहली दफा इख्तियार में आया है, जो मिनिस्टर पहली दफा बना है, जो किसी भी ओहदे पे पहली बार आया है, उसको दूसरे पलड़े में कैसे रखा जा सकता है? मुराद अली शाह 5 साल से चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले वजीर खजाना रहे, शायद उससे पहले कुछ और भी उनके पास वजारत रही हो। तो जो बार बार पावर में आया है उससे रिलेटेड कोई स्कैंडल अगर होगा तो वो एहतसाब के पहिए के उसमें जद में आएगा ना, जो पहले पावर में नहीं आया। हाँ, इस हुकूमत में वो लोग जो पहले पावर में आ चुके हैं, जैसे अलीम खान पावर में है, अलीम खान को पकड़ा, अब अलीम खान का एहतसाब होना चाहिए, रेफरेंस फाइल होना चाहिए, अगर नहीं हुआ केस आगे चलना चाहिए। सिप्तार खान को पकड़ा, केस आगे चलना चाहिए, अगर नहीं चल सका। इसी तरह से और जो खुसरो बख्तियार के खिलाफ केस है, खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जवाब बख्त के खिलाफ केस है, ये केसेस आगे चलने चाहिए। अभी नूरुल हक कादरी साहब जो वजीर मजहबी उमूर है, उनके खिलाफ बिहार में तहकीकात शुरू कर दी है, गुलाम सरवर खान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। तो भाई ऑपोजिशन के खिलाफ भी तहकीकात की जा रही है। अगर मुझसे पूछे तो मैं तो जो ऑपोजिशन के साथ एहतसाब हो रहा है मैं तो उससे भी मुतमईन नहीं, वो भी मजाक है, एहतसाब नहीं है, वो तो मजाक हो रहा है। एहतसाब ऐसे होता है कि 2.5 साल हो गए हैं जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन बने हुए, 1.5 साल इनके बाकी है 4 साल मुद्दत में से, अभी तक किसी एक आदमी की कन्विक्शन नहीं हो सकी है किसी बड़े करप्ट चोर या क्रूक की। तो ये एहतसाब तो नहीं है। तो ना हुकूमत का हो रहा है ना ऑपोजिशन का हो रहा है। ये कहना कि ऑपोजिशन का हो रहा है हुकूमत का नहीं हो रहा, ये बजाते खुद मुझे समझ नहीं आती। ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो बार बार इख्तियार में आते रहे, तो उनका मुवावजा आप ऐसे आदमी से कैसे कर सकते हैं जो इख्तियार में नहीं आया? तो जबरदस्ती यानी अगर शहबाज शरीफ 12.5 साल इख्तियार में रहा, उसका अगर एहतसाब हो रहा है तो बिना वजह इमरान खान की गर्दन भी गेहूं की तरह 300 बीच में डाल दो, उस्मान बुज़दार की भी चक्की के 2 पार्टों में उसकी भी गर्दन डाल दो कि मुराद अली शाह को बुला लिया है। ये बैलेंस करना है, ये इंसाफ है। यानी अल्लाह अदल ये कहता है कि अदल ऐसा होना चाहिए। अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है नैब किसी के साथ भी, शहबाज शरीफ के साथ कर रहा हो या किसी और के साथ, वो भी गलत है। इंतकाम अगर हो रहा है तो वो भी गलत है, ठीक है, लेकिन एहतसाब उन्हीं का ही हो सकता है जारी बहा। अब इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई स्कैंडल है, ये तहकीकाती साफी है, कामरान भी, मुजम्मिल सोरबटी साहब तो हमने 10 साल पहले एक जगह पे काम भी किया, पता नहीं इनको शायद याद है ये नहीं, ये लोग ले आए साफी खबरें निकाले इस हुकूमत के खिलाफ। हम इसी प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे और रखेंगे नैब की गर्दन पे नाखून के, भाई पकड़ो इन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। नासिब एक चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है अमीर अब्बास साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पेश किया है तहरीक इंसाफ के मुजरिमों के हक़ में, और मैं मुजरिम नहीं कहता उनको, बड़े मासूम लोग हैं वो। अब उस्मान बुज़दार साहब से अगर FIA पूछती है कि आपने एक इजलास की प्रिजाइड किया, उसमें ये फ़ैसला हुआ, तो आपने उसमें क्या किया था, तो कहते कौन सा इजलास, तो उनको मिनट सामने रखे जाते हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या किया था। इतने भोले लोग हैं ये, इतने शरीफ लोग हैं ये कि इनको पता ही नहीं है कि क्या कर गए। फिर दूसरा ये कि वाकई सही बात है, एक लॉ में तब्दीली होनी चाहिए इस अमीर अब्बास की गुफ्तगू के बाद, कि पहला कत्ल माफ़, उस पर फांसी नहीं होगी, पहले कत्ल मुकदमा ही नहीं होगा, पहले कत्ल पे कार्रवाई नहीं होगी, दूसरे कत्ल पे थोड़ी सी करेंगे, तीसरे पे करेंगे, चौथे पे भी बड़ी करेंगे, और बाकी तो उसके बाद टांग देंगे। एक उसूल ये अपना लेंगे हम। मेरा ख्याल है कि जुर्म होता है, जुर्म की नौइयत न पहली होती है न आखिरी होती है। पहला कत्ल ही होता है, वो कत्ल सिंपैथी का मर्डर नहीं होता, वो सिंपैथी किलिंग नहीं होता, तो उसकी सज़ा वही होती है जो 302 में लिखी हुई है। इसी तरह करप्शन होती है, जैसे डिग्री होती थी ना, ऐसी करप्शन होती है। वो शहबाज शरीफ ने की हो, वो आसिफ अली जरदारी ने की हो, वो नवाज शरीफ ने की हो, वो उस्मान बुज़दार ने की हो, वो जहांगीर तरीन ने की हो, वो परवेज़ खटक ने की हो, वो अलीमुद्दीन खान ने की हो, किसी ने भी की हो, वो करप्ट है अगर उन्होंने करप्शन की है। तो इसका फ़ैसला होना चाहिए, और ये उनसे नाइंसाफ़ी है कि जिन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उन्हें हम करप्ट कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुमकिन है करप्ट ना हो वो, मुमकिन है गंदम और शुगर में कोई करप्शन नहीं हुई हो, मुमकिन है दवाओं में कोई करप्शन नहीं हुई हो, मुमकिन है कियानी साहब को हमने फजूल में एक साइड में कर दिया हो। तो फैसला तो होना चाहिए ना, और फैसला होने के लिए ज़रूरी है कि मामला नैब के पास जाए, अदालत के पास जाए, वहाँ मुकदमा चले, वहाँ कार्रवाई हो, वहाँ फैसला हो। लेकिन ठीक है, कौन सी अदालत, ये भी तय करना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, कौन सी अदालत, कैसी अदालत, क्या वो अदालत होगी, ये बहुत कुछ तय करना होगा। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कहेंगे?
देखिए, हम यकतरफा एहतसाब की बात नहीं करते हैं। चलें जी, इस नैब ने इस हुकूमत के लोगों को भी पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम सवाती साहब को निकाला, वापस वजीर बनाया गया। सफ्तान खान साहब को नैब ने पकड़ा, वापस वजीर बनाया गया। अलीम खान साहब को पकड़ा, वापस वजीर बनाया गया। एक डिफाइंस है एहतसाब के खिलाफ, नैब के खिलाफ इस गवर्नमेंट में। इमरान खान साहब ने तो कहा था जिस पर इल्ज़ाम लग जाए वो जब तक खुद को क्लियर ना करे वापस गवर्नमेंट में नहीं आ सकता। हमने तो ये देखा है, जो ही जमानत होती है अगले दिन गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाती है। इधर जमानत, इधर सुप्रीम कोर्ट हटाता है, जब वो चीफ जस्टिस साहब चले जाते हैं अगले दिन ऐवान सदर में सवाती साहब की तकरीब हलफ बर्दारी हो जाती है। हम कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये हुकूमत को 7 खून माफ़ हैं, वो पहली दफ़ा आई है, उसे पूरा राइट है कि वो जितनी भी आवाम के साथ ज़्यादती करना चाहे कर सकती है। चीनी 80 रुपये किलो बेच दे, आटा 60 रुपये किलो बेच ले, दवाइयाँ इंसुलिन की कीमतों में 300% इजाफा कर दे, जो मर्जी कर ले। ये पहली दफ़ा आए हैं, इन्हें पहली दफ़ा आने की वजह से तमाम चीज़ों की माफ़ी है। पहली दफ़ा आने वाले से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, जो ज़्यादा देर रहा है उसको उल्टा लटकाया जाएगा। आपका पॉइंट आ गया। अनीका निसार साहिबा, आप क्या कहेंगी? देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम अनफॉर्चुनेटली एहतसाब का जो तासुर जा रहा है वो ऐसा ही जा रहा है कि ज़्यादा सख्ती अपोजिशन के लीडरान के साथ हो रही है, और वो लोग जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं और उनकी करप्शन के चर्चे हैं, उनके खिलाफ उस तरह का किरदार नहीं निभाया जा रहा नैब की तरफ से जिस तरह का निभाया जाना चाहिए। क्यों? इमरान खान साहब पहली स्पीच प्राइम मिनिस्टर बने, शेरवानी पहनी और बड़ी जद्दोजहद के बाद वजीर आजम बने। उन्होंने कहा कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। मैं वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, और सबसे पहले एहतसाब मेरी अपनी टीम के साथ स्टार्ट होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर दीजिएगा। मेरी अपनी टीम के साथ स्टार्ट होगा। तो उन्होंने अपनी टीम को तो फिर साइड पे कर दिया। अलीम खान साहब, सफ्तान खान साहब का नाम लिया, वो एक एग्जाम्पल बनी। उसके बाद हमें इस तरह की मिसालें नहीं बनी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम बिल्कुल ऑपोजिशन लीडरान। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए जाने के बाद।